जिलेबी ले आइल बानी मिलवा से खियाई त खइबू का बड़ा ढेर दिन हो गइल तोहके देखला खाली फोनवे पर बतियाइबू का कि जिलेबी ले आइल बानी मिलवा से खियाई त खइबू का बड़ा ढेर दिन हो गइल तोहके देखला खाली फोनवे पर बतियाइबू का कि तोरे घरवे के अगवे से जात बानी ए हमर करे जा तनी सुना ना एक बार जंगलवा पर आइबू का। जय हिंद। आज के इस पॉलिटिका एपिसोड 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे अखंड भारत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने पॉलिटिका एपिसोड 1 वीडियो दे दिया है, उसमें आप लोगों को अखंड भारत तो नहीं लेकिन उसमें आप लोगों को संविधान के कुछ बेसिक चीजें और वन में पढ़ना है संघ और राज्य जो कि हम लोग कनाडा से लिए हैं। इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक, है ना। तो इन सभी चीजों को हम लोग देख लिए हैं, वो नहीं देखे हैं वीडियो तो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है या प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अखंड भारत। साथियों देखिए, जो लगभग ये बात तो अमूमन हम सभी लोग जानते हैं कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। देखिए अंग्रेजों की मेंटलिटी क्या थी, वो कभी किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते ही नहीं थे, केवल उनको अपने फायदे से मतलब था। अंग्रेजों को अपने फायदे से मतलब था, वो किसी के धार्मिक मामलों और राजनीतिक मामले में कभी हस्तक्षेप ही नहीं किया, है ना। यही रीजन था कि अंग्रेजों ने हम लोगों पर 200 वर्ष तक शासन किया। हम लोग गुलाम थे तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम लोग ज्यादा दिन तक गुलाम रह गए, ये सबसे बड़ी गलत बात है, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने वाला, भारत में मिलने वाला कोहिनूर हीरा आज विदेश में है ना। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान देते हैं, देखते हैं। देखिए तो ये है ये जो कलर से आप लोगों को दिख रहा है भारत, ये खंडित भारत है जो अभी प्रेजेंट में है ना। तो देखिए भारत का जो सबसे पहला अखंड भारत का सबसे पहला टुकड़ा जो है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। पीओके मतलब ये वाला जो पाकिस्तान का एरिया है, इधर ये है अफगानिस्तान का एरिया है, इधर हमारा बांग्लादेश है, इधर हमारा म्यांमार है ना। ऊपर वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है ये जम्मू और कश्मीर है। तो इसको आइए हम लोग देखते हैं। देखिए भारत जो अखंड भारत है, अखंड भारत को सबसे पहले तोड़ा गया था। देखिए पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब एक ही में था, इसीलिए हम लोग इसको अखंड भारत कहते थे, है ना। लेकिन अब ये खंड हो गया है, बांग्लादेश अलग हो गया है, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, है ना। तो हम लोग इसको खंडित भारत न कह के केवल भारत कहते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला जो अखंड भारत से जो सबसे पहला देश तोड़ा गया तो वो था अफगानिस्तान। देखिए ये है अफगानिस्तान, 1893 ईस्वी में तोड़ा गया, मतलब इसको अलग कर दिया गया भारत से, है ना। 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया और उसमें एक लाइन खींच दिया गया कि देखिए यही एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से खींच दिया गया कि इधर वाला जो एरिया है यह कौन सा एरिया है, अफगानिस्तान है। इस लाइन को हम लोग डुरंड लाइन के नाम से जानते हैं, डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं, क्लियर। और जो दूसरा है हमारा अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा जो है वो है हमारा म्यांमार। देखिए यहाँ इस क्षेत्र में म्यांमार पड़ता है, इसको 1935 ईस्वी में भारत से तोड़ा गया, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अखंड भारत का प्रथम टुकड़ा तो ये है अफगानिस्तान, जो 1893 ईस्वी में उसको अलग किया गया। इस रेखा का नाम है, जिस रेखा के तहत अलग किया गया उस रेखा का नाम है डुरंड रेखा, ठीक है ना। और जो दूसरा है हमारा जो अखंड भारत का जो दूसरा टुकड़ा है वो है म्यांमार, इसको 1935 ईस्वी में भारत से अलग कर दिया गया। देखिए अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला हमारा पाकिस्तान है और ये वाला जो है हमारा बांग्लादेश है। तो पहले बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, है ना। इन दोनों क्षेत्रों को इसको बांट दिया गया पूर्वी पाकिस्तान में, इसको बांट दिया गया पश्चिमी पाकिस्तान में। जिस क्षेत्र में मुस्लिम लोग रहते थे उसको पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया और जिस क्षेत्र में हिंदू लोग रहते थे उसको पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, ठीक है। और बाद में आगे चलकर इसको बांट दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कह दिया गया और पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान कह दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जो अभी हम लोग जानते हैं पाकिस्तान, ये हमारा पश्चिमी पाकिस्तान है ना। और इसको जिस रेखा के अंतर्गत बांटा जाता है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। उस रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ, है ना। और जो बांग्लादेश को बांटा गया, मतलब कि भारत से जब बांग्लादेश को अलग किया गया तो वो 1947 में वो उन्होंने किया गया, पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को, ठीक है। तो बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान के जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था अब वो बांग्लादेश है और उस रेखा का नाम है जीरो लाइन मतलब कि जीरो रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है हमारा भारत को क्या किया गया, बांट दिया गया,
ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि देखिए जब भारत को बांट दिया गया तो भारत में छोटे छोटे टुकड़े रह गए, ठीक है ना। भारत को देखिए जिस तरह देखिए ये इतना बड़ा हमारा अखंड भारत है, अखंड भारत था ना, लेकिन इसको छोटे छोटे इधर अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया, इधर म्यांमार को, उधर बांग्लादेश को, इधर पाकिस्तान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन जो अब भारत का एरिया बच गया ये छोटे छोटे टुकड़ों में बच गया था, है ना। तो इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग देसी रियासत के नाम से जानते थे। क्या किस नाम से? तो देसी रियासत। तो अब देखिए जब हमारा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, देश हमारा आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हम लोग संविधान को अपना लिए थे, है ना। समझ पा रहे हैं ना। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो 552। इस चीज को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया है कि देशी 552 क्या थे? देशी रियासत। स्वतंत्र भारत मतलब कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 552। अब देखिए अंग्रेजों ने भारत में जो जितने भी देशी रियासत है उन लोगों के पास 3 ऑप्शन दिया। कौन कौन? पहला ऑप्शन दिया कि या तो आप पाकिस्तान चले जाइए, दूसरा ऑप्शन दिया कि या तो आप भारत में मिल जाइए, और तीसरा ऑप्शन दिया कि या तो आप अपना अलग देश बना लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए जो 552 देशी रियासत थे, तो 552 में से 549 देशी रियासत भारत में मिल गए। 552 देशी रियासत में से 549 देशी रियासत भारत में मिल गए, और 3 ऐसे देशी रियासत थे जो मिलने को तैयार ही नहीं थे। कुछ लोग बोलते थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे, कुछ लोग कहते थे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। ये सब का थोड़ा सा दिक्कत आ गया। तो आइए हम लोग इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये तो क्लियर हो गया कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय देशी रियासत की संख्या कितनी थी? तो 552। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब देखिए नेहरू ने 3 व्यक्तियों को यह काम सौंपा था कि जितने भी हमारे देश में देशी रियासत है, 552 देशी रियासत है, 552 देशी रियासत को भारत में मिलाना है। और मिलाने का जिम्मेदारी किन लोगों को दिया गया? तो 3 लोगों को दिया गया। वो 3 लोग कौन कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और पटाभी सीतारमैया। सरदार पटेल, वीपी मेनन और पटाभी सीतारमैया, इन 3 लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कार्य दिया गया कि आप 552 देशी रियासतों को भारत में मिलाइए, जिसमें से 549 देशी रियासत आसानी से भारत में मिल गए। लेकिन 3 ऐसे देशी रियासत थे जो भारत में मिलने को तैयार ही नहीं थे। तो इसके लिए देखिए क्या हुआ। देखिए जिसमें से 3 में से पहला क्या है? तो हैदराबाद। पहला क्या है? हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो निजाम था, अब देखिए हैदराबाद में जितने भी निजाम हुआ करता था तो हैदराबाद के राजा को निजाम कहते थे। हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता था? तो निजाम। तो यानी कि जो हैदराबाद के राजा थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। हैदराबाद के राजा कहाँ जाना चाहते थे? पाकिस्तान, है ना। लेकिन यहाँ पर जो सरदार पटेल थे उन्होंने क्या किया? ऐसे तो पहले बातों से मनाया, जब हैदराबाद के निजाम नहीं माने तो सरदार पटेल ने अपने देशों के सैनिकों को पुलिस की वर्दी पहनाकर जबरदस्ती उन लोगों को भारत में मिला दिया, है ना। जबरदस्ती भारत में मिलवा लिया, जिसको हम लोग ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया, हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, है ना। तो किसके कारण? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। क्लियर? पहला क्लियर। अब हमारा जो दूसरा है वो है जूनागढ़। ये जो दूसरा क्या है? जूनागढ़ है देशी रियासत। जूनागढ़ जो होता है जो है वो गुजरात में पड़ता है। गुजरात का एक जगह है जूनागढ़, वहां का जो छोटा सा एक एरिया था वही हमारा देशी रियासत था। यह एरिया जो था, जूनागढ़ के जो राजा थे वो भी कह रहे थे कि हमको भी पाकिस्तान जाना है, हम भी पाकिस्तान जाएंगे, है ना। तो सरदार पटेल ने क्या किया कि उन्होंने जनमत संग्रह करा दिया। वहां पर जनमत संग्रह समझते हैं? मतलब कि वहां पर एक सभा लगाए और वहां के सारी जनता से पूछे कि आप भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं या आप अपना अलग देश बनाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे? तो भारत में रहना चाहते हैं। तो बताइए, जिस देश की जनता भारत में रहना चाहती है तो उस देश के राजा पाकिस्तान जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, है ना। तो जिसको हम लोग जनमत संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। तो
जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया किसके द्वारा? तो जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा। क्लियर? हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। और जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया किसके द्वारा? तो जनमत संग्रह के द्वारा। दो क्लियर। और तीसरा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए जो जम्मू और कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर जो है मुस्लिम बहुल देश है, जो अभी तो नहीं, अब तो राज्य हो गया, लेकिन पहले जो था देशी रियासत के रूप में एक देश था। तो जो जम्मू कश्मीर है वो एक मुस्लिम बहुल देश है। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के वहां पर है, लेकिन वहां का जो राजा था वो हिंदू था। उस राजा का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। तो जो जम्मू कश्मीर है तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र जम्मू कश्मीर के जो हिंदू राजा थे हरि सिंह, वो कहते थे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे, ना हम भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे। अरे भाई ये क्या हो गया जी? तो सरदार पटेल बोल के अच्छा रुक जा, ना मान लो तुम। तब तक उसी समय क्या हुआ कि इधर से ये जो है हमारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये पाकिस्तान है। तब तक पाकिस्तानी सेना ने इस पर क्या कर दिया? हमला। अब देखिए इस घटना को थोड़ा सा सुनिएगा। जब जम्मू कश्मीर पर उस समय हमला हुआ था पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया था कि बुजुर्गों को मार दिया, युवाओं को मार दिया, पुरुषों को पूरा मार दिया, जो बच्चा उच्चा था सबको मार दिया, लेकिन जो बूढ़ी महिला थी उन लोगों को भी मार दिया। लेकिन जो महिलाएं युवा हैं, युवा मतलब कि जिनका हाल ही फिलहाल में विवाह हुआ है या जिन महिला का विवाह नहीं हुआ है, उन लोगों को मारा नहीं, उन लोगों को जबरदस्ती पकड़ के जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान लाया और उन महिलाओं के द्वारा जबरदस्ती उन आतंकियों के द्वारा उन महिलाओं से जबरदस्ती रेप किया गया, बलात्कार किया गया। अच्छा बताइए, जहां आप खड़े हों वहीं पे आपके बीवी बच्चे भाई बहन बेटी बहन से के साथ ऐसा कुकर्म किया जाए, तो बताइए कितना मतलब ये खतरनाक होगा, आप समझ सकते हैं। तब जाके चोट्टा राजा हरि सिंह को एहसास हुआ कि यह हो सके तो कहीं आने वाले दिन में यह घटना मेरे परिवार के साथ घट सकती है, ये मेरे बीवी बच्चा के साथ घट सकता है। देखिए चोट्टा को उस समय से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भेजे गए पटेल उस समय से समझा रहे थे कि भारत में मिल जाए, भारत में मिल जाए, भारत में मिल जाए, भारत में मिल जाए। चोट्टा को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लोग कहा जाता है, सही कहा जाता है कि जब अपने पर खुद पर न गुजरे तो लोगों को कुछ चीज का एहसास ही नहीं होता है ना। जब खुद पर गुजरी हरि सिंह को तो समझ में आ गया कि नहीं, अब हमें भारत में मिल जाना चाहिए। तब जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, तब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से जाकर बोले कि देखिए ऐसा ऐसा कांड है, हम भारत में मिलना चाहते हैं। तब उस समय तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को बोला। तब सरदार पटेल ने क्या किया, इनको विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हस्ताक्षर करवा लिया गया। ठीक है ना। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर, अच्छा विलय पत्र क्या होता है? एक पत्र होता है जिस पर इस चीज को लिखा हुआ होता है कि हाँ हम इस देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम इस देश में मिल रहे हैं। और उन्होंने राजा हरि सिंह ने केवल उस पर सिग्नेचर कर दिया। अंततः इससे स्पष्ट हो गया कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा किसके द्वारा बना लिया गया? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने किया। तो कब किया? तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ये आप लोग समझ गए। 552 देशी रियासत था वो 552 का ही 552 ही पूरा भारत का अंग बन गया। पहला कौन नहीं बन रहा था? तो हैदराबाद को भारत का अंग बना लिया गया। किसके द्वारा? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। कब किया गया यह हस्ताक्षर? राजा हरि सिंह कब किए? तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ठीक है। आई होप इतना आप लोग समझ पाए होंगे। तो आगे देखिए हम लोग क्या, तब तक उसके बाद क्या हुआ देखिए। उसके बाद एक समिति है जिस समिति का नाम है एस्केधर आयोग। एस्केधर आयोग या एस्केधर समिति। यह समिति आई 1948 ईस्वी में। इस समिति का मुख्य काम क्या था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना था। भाषा के आधार पर मतलब कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोला जाता है उसी भाषा के आधार पर उसको एक राज्य घोषित कर देना, इसी को कहते हैं भाषाई आधार पर गठित राज्य, है ना। तो यहां से क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि भाषाई आधार पर गठित करने वाला
सबसे प्रथम समिति कौन था? तो उस आयोग का नाम था एसके-धर आयोग। यह जो एसके-धर आयोग है वो आया 1948 ईस्वी को। यह एसके-धर आयोग आया था भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के बजाय ये इनका विरोध ही किए, है ना। तो इसमें ज्यादा झोल नहीं है। इसमें आपको केवल यह चीज याद रखना है कि एसके-धर समिति कब आए, एसके-धर आयोग आया कब? तो 1948 ईस्वी में। फिर उसके बाद है अगला एक समिति है जिसका नाम है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया और सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब कि पटाभी सीतारमैया, पी मतलब पटेल। ये तीनों लोगों ने मिलकर एक समिति लाया। उस समिति का नाम है जेवीपी समिति। यह आया 1952 ईस्वी में। इस समिति को लाया गया था भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए। लेकिन यह समिति भी भारत में राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकी। तब तक उसी समय क्या हुआ कि 1952 ईस्वी में पेट्टू श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य गठित करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए। नाम क्या क्या था? इसको देखिए, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, है ना। यहाँ से छुटल फटल क्वेश्चन पूछ देता है, इसी में लड़का घबरा जाता है। ठीक है, क्या 1952 ईस्वी में नाम क्या था? पेट्टू श्री रामुलु। पेट्टू श्री रामुलु ने भूख हड़ताल पर बैठ गया। अब भूख हड़ताल पर क्यों बैठा? इनका जो मांग था कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, अलग राज्य बनाया जाए। तो ये बेचारे भूख हड़ताल पर बैठे थे और 55 दिन तक भूख बिना कुछ खाए पिए बैठे रह गए कि हड़ताल पर कि नहीं, आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए। तब तक बेचारे का 56वें दिन मृत्यु हो जाता है। अब समझिए, उस आंध्र प्रदेश के लोगों के अंदर पूर्णतः एकदम भौकाल आ गया। ये लोग और एकदम उत्साहित हो गए, है ना। अंततः पंडित जवाहरलाल नेहरू को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन करना पड़ गया, है ना। तो याद रखिएगा कि अच्छा, इस चीज को याद रखिएगा कि 1952 ईस्वी में किसने बैठा था भूख हड़ताल पर? तो पेट्टू श्री रामुलु ने। इनका मृत्यु कितने दिन बाद हो गया? तो 55 दिन बाद, यानी कि 56वें दिन का मृत्यु हो गया, 56वें दिन, है ना। ये किस राज्य को गठित करने के लिए बैठे थे? तो आंध्र प्रदेश की। किसको? आंध्र प्रदेश को। किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक राज्य गठित करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया था। नाम क्या था? तो पेट्टू श्री रामुलु। कब मृत्यु हो गए? तो 56वें दिन बाद। क्लियर। तब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको मजबूरन, वहां की जनता ने इनको मजबूर कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को प्रथम तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दिए गए। वो राज्य कब बन गया भाई? वो जो राज्य था कौन? आंध्र प्रदेश। उस राज्य मतलब देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि प्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य, प्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य, उसका नाम क्या था? तो आंध्र प्रदेश। किस भाषा पर? तो तेलुगु भाषा। कौन भाषा? तेलुगु भाषा। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए उसके बाद आ गया कि फजल अली आयोग। अच्छा, अब क्या हुआ? तो अब सुनिएगा, थोड़ा सा और किस्सा सुनिए। आंध्र प्रदेश को तो तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य मिल गया। हरियाणा के लोग मांग करने लगे कि हम हिंदी बोलते हैं, तो हमारे को हम लोग हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हिंदी बोला जाता है, तो इसको हिंदी भाषा के आधार पर घोषित किया जाए। पंजाब के लोग वहाँ भूख हड़ताल अलगे आंदोलन शुरू कर दिए कि यहाँ इसको पंजाबी भाषा के आधार पर अलग राज्य पंजाब का घोषित किया जाए। और बाप रे बाप, पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू माथा ठोक रहे हैं कि भाई रे भाई, इस शासन चलाना बड़ी मुश्किल है। तो अब इनके मन में एक आइडिया है कि लोगों रोको, जनता को भुलवाते हैं। इन्होंने बोला कि देखो, हाला मत कीजिए आप, है ना। देखिए आप लोग हाला मत कीजिए। एक समिति आई है, उसका नाम है फजल अली आयोग। एक आयोग आया है जिसका नाम है फजल अली आयोग। और वह आयोग कब आया था? इसको याद रखिएगा, 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया? तो 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में फजल अली आयोग आया था। कब? 1953 ईस्वी में। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1956 ईस्वी में, है ना।
तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं हमको भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए, हमारा भी क्षेत्र को, तो उन लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि देखिए फजल अली आयोग 1953 ईस्वी में आया है, 3 वर्ष बाद ये अपना रिपोर्ट देगा और तब आप लोगों को भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा। क्लियर? तो अब उसमें क्या हुआ कि देखिए कि फजल अली आयोग कब आया, तो 1953 आई, अपना रिपोर्ट कब दिया, तो 1956, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद 7वां संशोधन किया गया 1956 ईस्वी में, और उसके बाद 1956 के बाद से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भारत में शुरू हो गया, और 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। तो भारत में टोटल राज्यों की संख्या 14 और टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 हो गया, ठीक है ना। इसी समय जो पेप्सू राज था, पेप्सू PEPSU, पेप्सू का पूरा नाम है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसको तोड़ दिया गया, तोड़कर 4 भाग में बांट दिया गया। जो क्षेत्र हिमालय की ओर पड़ता था उसको बना दिया गया हिमालय प्रदेश, जो जिस क्षेत्र में हिंदी लोग बोलते थे उसको बना दिया गया हरियाणा, और जिस क्षेत्र में लोग पंजाबी बोलते थे उसको बना दिया गया पंजाब, और जो बच्चा खुचा रह गया उसको बना दिया गया चंडीगढ़। पेप्सू राज्य को तोड़ दिया गया, और तोड़कर जो हिमालय की ओर था उसको हिमाचल प्रदेश, जो इसमें हिंदी लोग बोलते थे, हरियाणा जिसमें पंजाबी बोलते थे पंजाब, और जो बच गया उसको क्या बना दिया गया, चंडीगढ़ बना दिया। क्लियर? अब थोड़ा सा आई होप आप सभी लोग ये चीज समझ गए होंगे। तो अखंड भारत से कुछ देखिए, जो कुछ आगामी परीक्षा में जो विगत वर्षों में पूछ लिया गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा सुनिएगा। इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ध्यान दीजिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का प्रथम गठन, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, फिर से सुनिए कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने वाला प्रथम समिति, तो जिसका नाम क्या था, तो एसके धर समिति, और कब आया था, 1948 में। तो क्या ये राज्य का निर्माण कर पाया? नहीं कर पाया, है ना। फिर दूसरा आया कि कौन, जिसका नाम क्या है, फजल अली आयोग, ये तीसरा है, लेकिन राज्य का गठन करने में इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? चलिए, तो अब क्या हो गया, अच्छा इस चीज को याद रखिएगा, इससे कुछ क्वेश्चन है। तो कौन कौन सा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो 1956 ईस्वी में किया गया, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अलग है, पुनर्गठन मतलब दोबारा गठन 1956 में ना फजल अली आयोग अपना रिपोर्ट दिया था, तो उसी समय। अगला है कि भाषाई आधारित प्रथम गठित राज्य, भाषा के आधार पर भारत के सबसे पहले गठित राज्य कौन था, अभी इधर बताए, आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के लिए। और आजादी के समय भारत में कुल देशी रियासत कितनी थी, अरे भैया 552, क्या है 552। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें नहीं थे, नए राज्यों के गठन, नया राज्य बनेगा ये कौन बना सकता है, तो संसद, कल के वीडियो में मैंने बता दिया है ना, कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि किसी राज्य का नाम बदल सकता है, किसी राज्य की सीमा बदल सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र बदल सकता है, और नया राज्य भी गठन कर सकता है। क्लियर? आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।